हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। केमिस्ट्री फाउंडेशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग नियम होते क्या हैं, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। तो रासायनिक संयोग का नियम से हमारा मतलब होता है कि हम जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं देखती हैं तो वो कैसे बनती हैं, उनके बनने के लिए कोई नियम की आवश्यकता होती है या फिर ऐसे ही बन जाती हैं। तो हमें कोई भी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास में, जैसे हम कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो आपको पता होगा जब भी हम कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कोई नियम लगे होंगे, तो वो नियम जो भी होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम मुख्य रूप से हमारे पास में 5 प्रकार के होते हैं: 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम इन नियमों को विस्तार से जानेंगे, किस नियम में क्या कहा गया है। अगर हम ये नियम जान लेते हैं तो हम आगे वाली रिएक्शन को आसानी से समझ पाएंगे कि जो रिएक्शन है वो होती कैसी है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम फर्स्ट नियम से। फर्स्ट नियम हमारा कहता है द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण का नियम, या फिर इसी नियम को हम बोलते हैं द्रव्य के अविनाशिता का नियम। तो द्रव्य के संरक्षण का नियम अर्थात द्रव्य के अविनाशिता का नियम क्या कहता है, हम इसको समझते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है कि जो भी हमारे पास में द्रव्य है, द्रव्य का मतलब मैंने पहले ही बता चुका है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, और मैंने एक बात और बताई थी, इस द्रव्य का कंपेयर, ये हमारे पास में द्रव्य है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और एक होता है द्रव। इस द्रव का मतलब होता है कोई भी तरल पदार्थ। ठीक है, तो हमारे पास केवल ये पदार्थ है और ये तरल पदार्थ। तो हमारे पास में जब भी द्रव आए तो हम किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं। द्रव आए मतलब कोई भी तैरने वाली या फिर आसानी से फ्लो कर जाए, जैसे पानी वगैरह, शहद वगैरह, ये है जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, उसके लिए द्रव है। तो ये हमारे उपयोग नहीं है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, द्रव के संरक्षण के नियम की, या फिर इसी को हम बोलते हैं अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो, और संरक्षण का मतलब होता है हम उसका संरक्षण करें, उसका भी विनाश ना हो। दोनों मतलब क्लियर हैं कि हम उसकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि द्रव संरक्षण का नियम बोलता क्या है। तो द्रव संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही काम करता है। ये नियम भी हमारे पास में बोलता है कि जो हमारे पास में द्रव होता है, क्या, द्रव अर्थात पदार्थ, पदार्थ को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो बना सकते हैं, और ना ही हम पदार्थ को मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो हम ना तो हम पदार्थ को बना रहे और ना ही मिटा रहे, ये कौन सी बात है। फिर हम पदार्थ का क्या करेंगे, तो हम ना तो हम पदार्थ को बनाएंगे, ना ही हम पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। केवल हम पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को हम द्रव संरक्षण का नियम कहते हैं। और दूसरी बात अगर हम समझें तो दूसरी बात ये बोलती, ये तो हमने नॉर्मल समझ लिया कि ना तो हम द्रव को मिटा सकते हैं ना ही बना सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हम दूसरी बात याद रखेंगे, हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने ये अभी रिएक्शन बताई थी, C+O2 = CO2। ठीक है, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, जो हम पहले उपयोग कर रहे हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CO2 हमारे पास में पूरा का पूरा उत्पाद है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं C और O2, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है जो क्रिया में भागीदार ही होते हैं, मतलब जो प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम अभिकारक। और जो हमारे पास में लास्ट में उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद, या फिर इसी को उत्पाद ना बोलकर कोई कोई इसको बोल देते हैं अभिकारक फल। क्या है, अभिकारक फल भी इसको बोल देते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है जो हमारे पास में रिएक्शन प्रारंभ कर रहा है। तो यहाँ हमारी रिएक्शन कौन कौन प्रारंभ कर रहा है, कौन कौन आपस में मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास में कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, और यहाँ हमारे पास में क्या बना रहा है, CO2। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये नियम क्या बोलता है, इसका मतलब है ना तो हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ना ही
मिटा सकते हैं, मतलब ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर हम इनके परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार क्या होता है, अगर हम इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें 6 होता है, और 6 दूनी कितना हो गया, इसका भार हो गया 12, इसका कितना हो 16, और 16 दूनी 32, इसमें क्या हुआ 32 हो गया। और वैसे अगर हम इसका देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जोड़ दिए 32 और 12 को आप जोड़िए, कितना आ गया अपने पास में टोटल, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44। अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करें तो ये दोनों का मिलाकर CO2, इसका भी 44 भार हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि जो हमारे पास में क्रियाकारक के पास भार होगा वही हमारे पास में उत्पाद के पास भी भार होना चाहिए। ठीक है, एक नियम आपके पास में ये क्लियर हो चुका होगा। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है उसको समझिए। अगला नियम होता है स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है इसको समझिए आप। क्या है स्थिर अनुपात का नियम? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है, हम इसको समझने वाले हैं कि आखिर स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है। स्थिर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसा है वैसा रहे। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, हम दो चीज़ को रेशो में ले रहे हैं। तो स्थिर अनुपात का हमारा नियम कहता है कि यौगिकों को भार अनुसार तत्वों का अनुपात कैसा होता है, स्थिर होता है। अगर हम सीधी बात कहें तो जैसे हम मान के चलिए H2O की बात करें, क्या हमारे पास में H2 यानी जल है। ठीक है, जल का अनुपात क्या होता है, 1:8 के रूप में पाया जाता है हमारे पास में जल। एक किसका होता है, एक हाइड्रोजन का होता है और 8 होता है हमारे पास में ऑक्सीजन का। तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि अगर हमारे पास जो जल है, जल क्या है हमारे पास में एक यौगिक है, इसको हम कहीं से भी प्राप्त करें, किसी भी विधि से प्राप्त करें, हमारे पास में अनुपात क्या है, 1:8 ही प्राप्त होगा। जैसे मान के चलिए हम जल को 3 प्रकार से विभक्त कर रहे हैं, मतलब 3 जगह से हम जल को उठा रहे हैं। एक को हमने प्रयोगशाला में बनाया, ठीक है, एक को हमने घरेलू कुएं से लिया, ठीक है, और दूसरे को हम ले रहे हैं समुद्र से। और अगर हम बात देखेंगे इनके परमाणु भार की, अर्थात इनके अनुपात की बात करेंगे, तो हमारे पास में अनुपात मिलेगा 1:8 का। मतलब प्रयोगशाला में आप जो जल का निर्माण करेंगे वहाँ पर भी 1:8 आएगा, कुएं में जो करेंगे उसमें भी 1:8 आएगा, और समुद्र में जो करेंगे उसमें भी 1:8 का ही अनुपात होगा। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि अगर हमारे पास में अलग अलग स्रोत से भी कोई यौगिक प्राप्त होता है तो उसका भार जो है सभी जगह समान होगा। चलें आगे हम बात करते हैं अगले नियम की, जिसे हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। देखिए गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, दो तत्वों की क्रिया से प्राप्त अनेक यौगिकों में एक तत्व स्थिर अनुपात में रहे जबकि दूसरी भिन्न भिन्न अनुपात में रहे। मतलब एक तत्व स्थिर है लेकिन दूसरा है हमेशा अपनी मात्राएं बदलता रहे, तो वो जो बदल रहा है मात्राएं वो हमेशा सरल गुणित अनुपात में होता है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है परिभाषा तो चलिए हम इसको एक उदाहरण की उससे जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने क्या बनाया था, C+O2, क्या बनाया था हमने, CO2 बनाया था, CO2। दूसरा यहाँ पे आपने देखा होगा C+12O2, क्या बनाता है ये, CO। अब यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया कि एक ऑक्सीजन के साथ हम मिला रहे हैं कार्बन को तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यही होता है गुणित अनुपात का नियम। अगर आप सेकंड वाली रिएक्शन में देखें तो क्या है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में ऑक्सीजन एक ये रहा, एक ऑक्सीजन हमारे पास में ये रहा, ठीक है, दो हमारे पास में ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे इसके भार की बात करें तो कितना आएगा, इसका भार आएगा हमारे पास में 16 और इसका भार आएगा हमारे पास में 32। कितना आ रहा है 32। और अगर अनुपात की बात करें 16:32, अगर हम इसको काट देते हैं 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2। तो इसी को बोलते हैं हम सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम। अर्थात एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की संख्या अर्थात भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह स्थिर है। लेकिन हमारे पास में जो कार्बन
के साथ में क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, कार्बन है, उसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है अपनी मात्राएं बदलता रहता है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसकी जो मात्राएं बदलने का क्रम है, भिन्न भिन्न क्रम हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है हमारे पास में सरल अनुपात में। चलिए हम इसको दूसरे उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको और कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास में स्पेस आ जाए कि हम आपको बता सकें। तो हम क्या है, दूसरा उदाहरण देखने वाले हैं इसका कि हमारे पास में आखिर सरल अनुपात का नियम कहता क्या है, सरल अनुपात या फिर गुणित अनुपात का नियम कहता क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक होता है N2O, क्या है ये, नाइट्रस ऑक्साइड। एक पढ़ा होगा आपने NO, एक पढ़ा होगा आपने N2O3, एक पढ़ा होगा आपने N2O4, एक पढ़ा होगा आपने N2O5। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, अगर इसमें हम अनुपात की बात करें किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की, तो यहाँ पे हम इसको जानेंगे 14:18। इसके बारे में देखें तो 14:16, यहाँ पे 24 है यहाँ पे। अगर इसके बारे में देखें तो 14:32, और यहाँ पे देखें तो 14:32 हो चुका हमारे पास में 40। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे 14:32, 14:8, 14:16 कहाँ से आया, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम पहली वाले में देखें तो क्या है, हमारे पास में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और एक नाइट्रोजन का भार होता है 14, तो उस हिसाब से 2 का भार हो गया हमारे पास में 14 दूनी 28, और एक ऑक्सीजन है तो उसका भार कितना होगा हमारे पास में 16। ऐसे ही यहाँ पे एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब 14 भार इसका हुआ, 16 भार इसका हुआ। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन को होगा 28, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, 16 × 48। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन मतलब 28, 4 ऑक्सीजन मतलब 64। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन मतलब 28, और आपके पास 5 ऑक्सीजन है मतलब 16 पंजे 80। और यहाँ पे हमने इसको काट दिया, काट दिए, 2 से इसको काटिए, 14 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, ये नहीं कट रहा है, हमको क्या है, इसके बराबरी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। इसको ना काटेंगे तो नहीं चल रहा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 14 बार, और इसको काटेंगे तो मतलब काट के हमारे पास में यहाँ आंसर आया। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का अनुपात 8 है, 16 है, 24 है, 32 है और 40। क्या है हमारे पास में, 8:16:24:32:40। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो एक आपको एक गुणित अनुपात मिलेगा, 8 दूनी 16, 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। यहाँ पे एक हमको गुणा के रूप में भी मिल रहा है, तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सरल अनुपात भी है, और अगर गुणा में मिल रहा है तो इसी को हम गुणित अनुपात भी कहते हैं। कभी कभी क्या है, इसको गुणित अनुपात ना कह के आपको सरल अनुपात के रूप में भी पूछ लेते हैं, सरल अनुपात। तो यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम क्या बोलता है, अगला नियम बोलता है गेल-उसेक का नियम। इसी को बोलते हैं गैसीय संयोजन का नियम। इसको मैंने याद रखा था, इसको क्या गेल-उसेक, तो हमने गे से याद रखा था गैस। ये गैस संयोजन का नियम नहीं आएगा, कभी कभी लिखा तो केवल गेल-उसेक का नियम आएगा। गेल-उसेक का नियम क्या कहता, तो गे से याद रखा था मैंने गैस, मतलब जो गेल-उसेक का नियम है वह गैसों से संबंधित नियम है। चलिए हम जानते हैं कि ये जो गेल-उसेक का नियम है ये क्या कहता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, आप नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये किससे संबंधित है, गैसों से संबंधित है। तो इनका नियम कहता है कि जब भी हमारे पास में कोई भी 2 या 2 से अधिक गैसें संयोग करेंगी, क्या है, 2 गैसें अगर संयोग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, 2 गैसें अगर संयोग कर रही हैं, तो वह क्या है, जो आयतन होगा उनका, क्या है, जो आयतन होगा वह सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा। आयतन कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा। और यदि इन जो गैसें हैं, गैसों के बाद संयोग करने के बाद भी कोई प्रोडक्ट हमारे पास में गैस बन रहा है, गैस क्या हमारे पास में उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट है, ये भी गैस बन रहा है, तो इसका जो आयतन होगा, उत्पाद का क्या हमारे पास में आयतन है,
तो यह क्रियाकारक के आयतन के समानुपाती अर्थात सरल अनुपात में होता है। क्या है? सरल अनुपात में ये भी होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है समझ में आपको तो दूसरी हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लेके समझते हैं इसको। पहला तो ये आप समझ लीजिए कि इसका नियम बोलता क्या है। गेलो-सेकंड का नियम कहता है कि जब दो गैसें या दो से अधिक गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन जो है सरल अनुपात में होते हैं, और यदि इनसे बना प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद भी गैसी होता है तो वह क्रियाकारक अर्थात जो क्रिया में भाग ले रहे हैं उसके आयतन के सरल अनुपात में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण के बारे में। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, एक हमारे पास में H2 मतलब हाइड्रोजन होगा, एक हमारे पास में Cl2 मतलब क्या होगा? क्लोरीन होगा। जब ये दोनों संयोग करते हैं तो हमारे पास में HCl बनता है। HCl के अणु कितने बनते हैं? 2 HCl बनता है। यहाँ पे देखें अनुपात, सरल अनुपात कैसे बोल रहे हैं? अगर इसका अनुपात देखें तो यहाँ पे क्या है? 1:1, और इसका अनुपात क्या है? 2। तो इसी को बोलते हैं सरल अनुपात। मतलब कुछ ऐसा अनुपात, कोई भी जटिल संरचना हो ना, सरल अनुपात है। ठीक है, और ये सरल अनुपात किस में बन रहा है? गैस में बन रहा है, गैसों के संयोजन से बन रहा है, तो इसे बोलते हैं गेल-लुसाक का नियम। अब हमारे पास में संयोजन का लास्ट नियम बचा है जिसे हम बोलते हैं आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, ये नियम क्या कहता है इसको ज़रा समझिए और ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। रफ हो जाए इसको। ठीक है, अब हम समझते हैं आवोगाद्रो का नियम या आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है। आवोगाद्रो का नियम कहता है कि जब समान हमारे पास में ताप और दाब हो, क्या है हमारे पास में? ताप हो और दाब जो है हमारे पास में समान हो। ताप और दाब कैसे हो? समान हो। तो क्या होगा? जब ताप और दाब हमारे पास में अगर समान मिल रहा है तो हमारे पास में मान के चलिए, ऐसे मान के चलिए हमारे पास में एक कंटेनर है, इतनी हमारे पास में जगह है। इसमें हमारे पास में ताप भी समान है, दाब भी समान है। ना तो हम ताप से कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं और ना ही दाब से कर रहे हैं, दोनों ही मान के चलिए स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इनका कहना है कि जब भी हमारे पास में ताप और दाब समान होंगे तो चाहे कोई सी भी गैस हो, इसके जो हम आयतन रख रहे हैं, समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। मान के चलिए यहाँ पे अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस की बात करें और हाइड्रोजन की इस पूरे कंटेनर में मान के चलिए 100 हमारे पास में क्या है? 100 अणु हैं हाइड्रोजन के, और अगर हम हाइड्रोजन के हटाते हैं इसमें ही हीलियम रखते हैं तो हीलियम के इसमें भी समान और ताप और दाब पर 100 ही अणु होंगे। यही इनका नियम कहता है कि अगर हमारे पास में ताप और दाब समान मिलता है तो समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या भी समान